हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लू यानी कि हीट वेव को आधिकारिक आपदा घोषित किए जाने के बारे में। हालांकि लू या हीट वेव को आधिकारिक आपदा घोषित किए जाने का मामला कोई नया नहीं है और कई वर्षों से अलग अलग राज्य इसके लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो वर्तमान में ये क्यों चर्चाओं में है और क्या है इससे जुड़ा हुआ सारा मामला, आइए आगे बढ़ते हुए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ क्या कह रही है, तो न्यूज़ कह रही है इंक्लूड हीट वेव्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, पार्लियामेंट्री पैनल टेल्स सेंटर। तो देखिए फिलहाल हमें यहाँ पर यह पता चल रहा है कि हमारा एक पार्लियामेंट्री पैनल है जिसने फिलहाल केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया है कि आपको लू या हीट वेव को आधिकारिक आपदा के रूप में घोषित कर देना चाहिए। तो देखिए ये सारा का सारा मामला जुड़ा हुआ है गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति से। इस स्थायी संसदीय समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं ये साहब, तो साहब का नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल और ये अध्यक्षता कर रहे थे 31 सदस्यीय पैनल की या फिर समिति की। अब ये जो संसद की स्थायी समिति है, इस स्थायी समिति ने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की है और राज्यसभा में जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की तो वहां पर जो खास मेंशन किया गया वो ये मेंशन किया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू जैसी नई और उभरती आपदाओं को शामिल करना चाहिए। ये सबसे प्रमुख सुझाव इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। हालांकि सिर्फ और सिर्फ यही सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि कई अन्य सुझाव भी प्रस्तुत किए गए, जैसे कि आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू जैसी नई और उभरती आपदाओं को शामिल करना सबसे पहला और प्रमुख सुझाव। इसके अलावा आपदाओं की आधिकारिक सूची की नियमित समीक्षा और अपडेट के लिए प्रणाली स्थापित करना। अभी देखिए हमारे देश में कुछ आपदाएं ऐसी है जिनको हम लोग आधिकारिक या राष्ट्रीय आपदा मानते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा क्यों घोषित किया जाता है। तो देखिए कुछ ऐसी आपदाएं हैं जिनसे कई राज्य प्रभावित हैं और जनरली हम लोग इसके लिए जो एक सामान्य पैरामीटर मानते हैं वो ये मानते हैं कि जब कभी भी कोई भी आपदा हमारे राज्य की लगभग 1/3 जनसंख्या को प्रभावित करती है तो हम लोग उसे राष्ट्रीय या फिर आधिकारिक आपदा घोषित करने के लिए विचार कर सकते हैं। ये इसका सामान्य प्रावधान है। अब इसके तहत ना कई चीज़ें जो है वो थोड़ी ईजिली मैनेज हो जाती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए फंड्स इशू कर देती है अच्छे से, ठीक है, इसके लिए फंड्स को स्टैब्लिश किया जाता है। साथ साथ NDRF और SDRF के तहत जो चीज़ों के लिए सपोर्ट होता है वो भी अच्छे से मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए इसी प्रकार के सहयोग के लिए अलग अलग राज्य डिमांड करते हैं कि जी आप इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए ताकि जिस समय समस्या की स्थिति बने तो कॉपरेशन सब तरफ से हो, ऐसा ना हो कि राज्य अकेला पड़ जाए। हालांकि वैसे तो जो हमारे राज्य होते हैं ये राज्य SDRF के तहत कुछ खास राज्य आधारित आपदाओं के लिए 10% फंड पहले से अलग रखते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जरूरी होता है कि ये कुछ आपदाओं को राष्ट्रीय आपदाएं घोषित करवाना चाहते हैं ताकि सहयोग इनको अच्छा मिले आपदा की स्थिति में। क्लियर है बात सारी। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास जो हमारी आधिकारिक सूची है आपदाओं की उसकी समीक्षा के लिए भी ना कोई एक प्रॉपर तंत्र नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। जरूरी है कि हम लोग इस पूरे के पूरे कार्य के लिए एक प्रणाली स्थापित करें ताकि समय अनुसार जो हमारी आपदाओं की आधिकारिक सूची है उसकी नियमित समीक्षा भी हो सके और आवश्यकता पड़ने पर उस सूची को अपडेट भी किया जाए। जो आपदाएं प्रासंगिक नहीं रही है, उनकी घटनाएं कम हो गई तो उनको हटाया जाना चाहिए और जिन आपदाओं की घटनाक्रम या संख्या बढ़ गई है उनको शामिल कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी सुझाव किया गया है कि भाई आपदाओं की दीर्घकालीन तैयारी के लिए अध्ययन और योजना निर्माण की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि भाई आपदा रोधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है सिफारिश करते हुए कि नुकसान को कम करने और स्वास्थ्य लाभ में तेजी लाने के लिए यह आवश्यक है कि आपदाओं, स्कूलों, परिवहन प्रणालियों या इसके अलावा और जो हमारे पास आपदा रोधी बुनियादी ढांचे हैं उन सभी में हम अधिक से अधिक निवेश करें ताकि आपदा के समय हमारे द्वारा किया गया निवेश हमें लाभ दे और हम होने वाली हानि को कम से कम कर सके। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अब ये सभी चीजें करने के पीछे का रीजन क्या है, तो देखिए फिलहाल यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि इस पूरे के पूरे कार्य को करने के पीछे का रीजन यह है कि हम लोग सबसे पहले तो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जिस एक्ट को हम लोगों ने 2005 में अधिनियमित किया था, हम उस एक्ट की प्रासंगिकता को आज भी बनाए रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि कानून अलग थलग पड़ जाए और कानून हो पर हम लोग आपदाओं के प्रबंधन के लिए कार्य ना करें। तो जरूरी है कि कानून की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। इसके अलावा जो उभरती आपदा जोखिम है उनके प्रति विशेषज्ञ, हितधारक और प्रभावित समुदायों के परामर्श के माध्यम से हम उस कानून को उत्तरदायी बना सकें, अपनी जिम्मेदारियों को
पूरा कर सके। तो ये सभी चीजें जो है फिलहाल प्रस्तुत की गई है हमारे इस पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा। हालांकि जैसे ही इस पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी बातें रखी, बातों का स्वागत भी किया गया, क्योंकि कई राज्य लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि भाई लू या हीट वेव को आप आधिकारिक आपदा घोषित कर दीजिए और चीजों के लिए हम लोग पहले से तैयारी करके चलें, क्योंकि लू की गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है और वर्ष दर वर्ष हम लोग ये देख रहे हैं कि साल में लू के दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है लू की वजह से। तो जरूरी है कि चीजों को मैनेज किया जाए। हालांकि इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जब ये सभी चीजें हो रही थी तो इन सभी चीजों के साथ साथ हम लोगों को ये भी पता चलता है कि हमारे एक मंत्री हैं, ठीक है, उनका नाम है जितेंद्र सिंह। तो उन्होंने लोकसभा को यह बताया कि लू को आधिकारिक आपदा घोषित किया जाने का मामला काफी लंबे समय से चर्चाओं में चल रहा है और यह विषय हमारे 15वें वित्त आयोग के पास भी गया था। पर 15वें वित्त आयोग ने जिस समय इस मामले पर विचार किया कि लू को आधिकारिक आपदा घोषित किया जाना चाहिए या नहीं घोषित किया जाना चाहिए, तो उस समय हमारे 15वें वित्त आयोग ने यह माना कि लू को आधिकारिक आपदा घोषित किया जाना या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना कोई खास या महत्वपूर्ण बात नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा कार्य किया जाना ही चाहिए। और जो हमारा 15वां वित्त आयोग था उसके चेयरमैन थे एनके सिंह, और वहीं ये इस मामले में भी खास है कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है वो भी इसके अंदर सदस्य रहे हैं। तो इन्होंने विचार किया था और इन्होंने माना नहीं था कि लू प्रासंगिक राष्ट्रीय आपदा है हम लोग के लिए आज के समय में, तो इन्होंने चीजों को इग्नोर कर दिया था अपने स्तर पे। लेकिन देखो डिमांड चल रही है और डिमांड इस प्रकार से चल रही है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अब समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही है इसके पीछे का भी एक रीजन है, मैं आप लोग को बता देता हूं। तो देखिए हमारे पास फिलहाल ना कुछ आंकड़े आए हैं और आंकड़े ये बताते हैं कि अगर हम लोग देखें कि लू की वजह से कितने लोगों की मृत्यु वर्ष दर वर्ष हो रही है, तो ये पता चलता है कि 2010 से अगर हम लोग आंकड़ों को कैलकुलेट करते हैं तो 2010 के आधार पर 10 सालों में हमें यह पता चलता है कि देश भर में 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और मरने वाले लोगों की जो कुल संख्या है वो है 10,635। मतलब 2013 के बाद 10 सालों का जो पूरा पीरियड रहा है, इस दौरान लू से मरने वाले लोगों की संख्या 10,635 रही है, जो कि अपने आप में सबसे मतलब जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है ना, ये हम लोग देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष साल के अंदर लू वाले दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है और 2024 के अंदर लू वाले दिनों की संख्या बीते 14 वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। मतलब बीते 14 वर्ष में सबसे ज्यादा लू वाले दिन कहां अनुभव किए गए हैं? वर्ष 2024 में अनुभव किए गए हैं। पिछले साल का आंकड़ा यह भी कहता है कि 41,000 से ज्यादा मामले हमारे पास ऐसे आए जहां हम लोगों ने देखा कि लू से लोग प्रभावित पाए गए और वहीं 149 लोगों की मृत्यु भी दर्ज की गई है लू की वजह से। अब ये सारे कारण जो है वो कहीं ना कहीं हमें इस प्रश्न पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या लू को आधिकारिक आपदा या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए या नहीं घोषित किया जाना चाहिए। और ये बात हम सभी समझते हैं कि जिस समय लू चल रही होती है, हीट वेव का माहौल होता है, उस समय दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। घर से बाहर निकलना कितना ज्यादा दूभर हो जाता है, कितना परेशानी वाला होता है। और धूप में जिन लोगों को काम करना मजबूरी है वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बहुत सारी अनेक दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो आप लोगों का क्या मानना है? क्या लू को एक्चुअल में आधिकारिक आपदा घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे पास में जो हमारी ऑफिशियल लिस्ट है आपदाओं की, उसके अंदर कौन कौन सी आपदाएं शामिल हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ से सहायता मिलने वाली आपदाओं की जो आधिकारिक सूची है उसमें क्या क्या शामिल है? चक्रवात शामिल है, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमले, पाला और शीतलहर। ये सारी की सारी वो आपदाएं हैं जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि आपको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों के तहत ही सहायता मिलेगी और साथ साथ केंद्र सरकार आपको हर मामले में कोऑपरेट करके चलेगी, परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जिनके लिए अलग अलग राज्यों ने कहा है, केंद्र सरकार को अनुरोध किया है कि इन आपदाओं को भी आप शामिल कर लीजिए क्योंकि परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? हाथियों के हमले, इसको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हाथियों का हमला जो है वो हर राज्य के लिए जरूरी नहीं होता कि महत्वपूर्ण हो, ठीक है। किसी किसी राज्य में है जहां पर हाथी ज्यादा परेशान करते हैं। इसके अलावा बिजली गिरना, ठीक है, लू जिसके ऊपर तो हम लोग अभी फिलहाल चर्चा कर ही रहे हैं, नदी और तटीय कटाव, ये भी हर जगह नहीं है, जापानी इंसेफेलाइटिस, निपा वायरस और कोविड-19 महामारी। कोविड-19 महामारी ने तो बहुत ज्यादा ही परेशान किया था हम लोगों को, ये पता है खास बात। बट फिलहाल ये सारे के सारी वो आपदाएं जिनके लिए अनुरोध किया गया है राज्यों के द्वारा, बट केंद्र सरकार अभी इनको
शामिल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है पूरी तरह से। क्लियर है बात सारी? तो बस आज की क्लास में इतनी ही बात करनी है। बाकी इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, जहाँ पर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पढ़ते जानते समझते हैं। लेकिन बाकी ये प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर हम लोग मिलजुल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाकी साथों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। और बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन देखने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। तो बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।